अरे जाके बाप बैठ रे बाप, जाती। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे! और वो आग क्यों लगी है? क्योंकि राहुल के एक्सेप्टेंस को और राहुल के लगातार दौरों को ये पचा नहीं पा रहे। ये जलन है। ये जलन है कि राहुल गांधी को 11 लाख लोग देखते हैं और 58 लाख हजार लोग मोदी जी को देखते हैं। ये जलन है। जलन है कि मोदी जी को कब का जाना था मणिपुर, राहुल जी तीसरा राउंड मारा है। राहुल गुजरात जाते हैं तो गुजरात के सारे अखबार राहुल के रिपोर्टिंग से पट जाते हैं। ये जलन है। और जब ये जलन होती है तो धुआं तो निकलेगा। नमस्कार। इंटरनेट पर एक चिट्ठी बहुत वायरल है जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने बेटे की सगाई सरकारी खर्चे के पैसे से कर डाली। तो क्या संवैधानिक पद पर बैठे लोग सरकारी खर्चे पर अपने सुपुत्र या फिर सुपुत्रियों की सगाई या फिर कोई भी निजी समारोह कर सकते हैं? इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को राहुल गांधी के देश दौरे ने कैसे फीका कर दिया है। इस पर भी चर्चा करेंगे कि देश में अग्निवीर योजना रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अब एक शहीद की मां ने भी ये बात कह दी है कि भारत में अग्निवीर योजना नहीं होनी चाहिए। इधर बिहार में भी नीतीश कुमार ने बदलाव की बात कह दी है। तो तमाम राष्ट्र और राजनीतिक मुद्दों को आराम से समझेंगे, सारे पहलुओं को समझेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर हैं, जो एक एक पहलू को बड़े विस्तार से समझाएंगे। अशोक सर, आज बड़े फुर्सत से बैठी हूं आपसे हर एक मुद्दे को समझने के लिए। सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ जाते हैं। एक इंटरनेट पर भयंकर वायरल चिट्ठी चल रही है जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने बेटे की सगाई सरकारी खर्चे पर कर डाली। तो क्या ये संभव है? क्या कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कर सकता है ऐसा सरकारी खर्चे पर अपने निजी समारोह? और दूसरी बात की ये चिट्ठी क्या है सर? बेसिकली वो पत्र हुआ ये कि उनके बेटे की सगाई का बंगले पे, दिल्ली में जो बंगला है वहां पे आयोजन हुआ। तो आयोजन में जो कैटरिंग वगैरह का हुआ तो वो करीब करीब 11 लाख रुपए का बिल है। पर हेड के हिसाब से देखा जाए तो 8 सवा 8 हजार रुपए की प्लेट पड़ती है। तो वो किस हिसाब से किया, क्या किया, और वो जब पैसा के लिए कैटरर पीछे लगा तो जनरली होता ये कि भाई सरकार पूरी लगती है काम पे। जब भी आप सत्ता में होते हो तो पूरी सरकार काम पे लगती है। हमने देखा जैसे पत्रकारों को भी खाना देना हो तो पूरा मंत्रालय के सारे अधिकारी अधिकारी वहां तैनात रहते हैं और सब। तो वहीं उन्होंने पूछा होगा कि भाई पेमेंट कहाँ दे, पेमेंट कहाँ दे। तो फिर अल्टीमेटली जब पेमेंट के लिए वो पीछे लगा तो उधर से मैसेज आया कि भाई आप इसको अपने इस अकाउंट, सरकार के अकाउंट से पैसा दे दो, और उसका वहाँ पेमेंट हो गया। फिर ये कहीं न कहीं किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया उस पे, और ये चिट्ठी उसी को दिखाती है। सवाल ये है कि यदि आपने निजी आयोजन किया, तो ये सिन्हा जी का काम था कि जैसे ही आयोजन खत्म हुआ, हम भी किसी शादी, हर एक के घर में शादियाँ होती हैं। शादी के बाद हम बैठते वही टेंट वाले का क्या बचा है, कैटरर का क्या बचा है, और किसी का कुछ पेमेंट बचा है तो पेमेंट दे दुआ के नक्की करो, जयराम जी की करो, बहुत बढ़िया भैया आपने आयोजन किया जयराम, ले चले जाओ। ये जो नेताओं में फुकट की खाने की जो आदत है, मतलब जितना सरकार के भरोसे हो जाए उतना सरकार के भरोसे। और ये अक्सर लेकिन हमने सर, देखा। मोदी मोदी तो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फिर ये कैसी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली बात है? नहीं नहीं, मोदी जी क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे इसका कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। पैसे खाने का उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने। हम्म। हो सकता है उन्होंने कहा होगा कि गरीबों की परेशानियां, इस देश के सामने जो समस्याएं हैं, ना यह समस्या को मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, उनको बरकरार रखूंगा। हम्म। ये भी अर्थ होता है। मोदी जी बड़े जुमले जब बोलते हैं तो उनके सिरे खुले छोड़ते हैं। मोदी हम्म। जी ने कहा कि भाई सबका विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे उन्होंने कहा। किसके अच्छे दिन आएंगे ये नहीं बताया। तो अडानी अंबानी के अच्छे दिन आए, करोड़पतियों के अच्छे दिन हम्म। आए, जो बैंक से 1-1 हजार करोड़ के कर्जे जिनके ऊपर है उनके अच्छे दिन आए। आम आदमी के दिन तो ऐसे ही है जैसे पहले थे, ज्यादा बदतर हुए पहले हम्म। से। तो जब उन्होंने कहा कि खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अपने हाथ से खिलाऊंगा, तो वो किसी विपक्षी को खाने नहीं देते। खुद बोलते कि मैं खुद खा नहीं रहा हूं, और अपने अपनों वालों को अपने हाथ से खिलाते हैं। हम्म।
जम्मू कश्मीर जब से 370 हुआ है तब से ये विवाद का ही मामला रहा है। इसके पहले भी हम्म। जम्मू कश्मीर में मलिक साहब ने जो इंश्योरेंस कंपनी वाला लफड़ा निकाला था, हम्म। उस करप्शन का क्या हुआ? उसके ऊपर बस सीबीआई, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो वो जिसने ये स्कैंडल निकाला उसी को सीबीआई ने घेरा, हम्म। क्योंकि वहां अनिल अंबानी की कंपनी है। यहाँ ब्लू आइड बॉय है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते होते रह गए और फिर उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा। तो सवाल ये नहीं है, सवाल मोरालिटी का है। जैसा ये पत्र आया तुरंत सिन्हा साहब ने कह देना चाहिए था कि मैं इस पे हम्म। इंक्वायरी ऑर्डर करता हूं और ये पेमेंट हम तुरंत भर देंगे। बिल्कुल। अब लेकिन अभी ऐसी तक जगह कहीं पे, से कोई कोई हाँ, रिएक्शन नहीं ऐसे आया है। ऐसी जगह पे सीएजी कुछ बोलती नहीं। हम्म। ऐसी जगह जगह पे भैया ये 11 लाख रुपए जो पेमेंट हुआ है, 8,000 रुपए का प्लेट कैसा दिया, क्या दिया, इसका ऑडिट नहीं होता, क्या खाया होगा? अब इसका अनुपात देखिए प्रज्ञा जी। हम्म। प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए की सम्मान राशि किसानों को देने की बात करते हैं साल में। हम्म। उनका एक आदमी एक ही रात के खाने का एक प्लेट का 8,000 रुपए देता है। हम्म। क्या ये 8,000 रुपए का ही प्लेट था, या प्लेट 2,000 रुपए का था, 6,000 रुपए घूम के आ गए? कहीं कैश ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ इसमें कि पेमेंट सरकार से कर दो और उसमें भी पैसा कमाओ? ऐसा क्या खाना खिलाया 11 लाख रुपए का, ये भी देखो। तो कुल मिला के इस सरकार की निर्लज्जता, मैं तो बार बार कहता हूं कि ये हम्म। निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। और सरकार इतनी बार एक्सपोज हो गई है अभी कि जब नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं तो लोग ठहाके लगाते हम्म। लेकिन सर क्या ये हो सकता है, ये मैं इसको समझना चाह रही हूँ कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति या नेता सरकारी खर्चे पर इस तरीके से दावतें दे सकता है क्या? मतलब ये तो बड़ी अजीब बात है कि राज्यपाल भवन के लिए जो चिट्ठियां हैं वो इंटरनेट पर वायरल है, पीएमओ को जो लिखी गई है चिट्ठियां वो इंटरनेट पर वायरल है और कोई चू तक नहीं कर रहा है। हैं। क्यों करेगा? क्योंकि उनके अपने हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे किसी ने चूक की? 100 करोड़ के मामले को लेके यहाँ पे ईडी हम्म। दिल्ली में पूरा टाइम बर्बाद कर रही है अपना, लेकिन वहां हजारों करोड़ रुपए का कोल स्कैम हुआ है। कोल ज्यादा के रेट में लाकर, ये हवाला ही हुआ ना, ये तो मनी साइफनिंग हुआ बिल्कुल। ना, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। हम्म। हम्म। सस्ता कोल महंगे दाम पे खरीदते हैं, इसका मतलब आप पैसा भारत देश के बाहर भेजते हैं। हम्म। अडानी सेठ ने ये किया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुजरात गवर्नमेंट कह रही है। और गुजरात गवर्नमेंट अडानी से 3,000 करोड़ रुपए वापस मांग रही है कि आपने 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा ले लिए हमको कोल का बिल बड़ा बड़ा के। तो ईडी वहां नहीं पहुंची। 3,000 करोड़ में ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग नहीं दिखता, ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग 100 करोड़ में दिखता है। हम्म। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग 8.5 एकड़ के जमीन के टुकड़े में देखता है कि एक प्रदेश का आदिवासी मुख्यमंत्री जेल डालते हैं। और इतनी बेशरम हो गई है ईडी कि अब सुप्रीम कोर्ट गई कि इसको साहब बेल दी और रद्द करनी चाहिए। अडानी को बाप लगता है क्या आपका? क्यों नहीं हाथ डालते अडानी पे? ये तो गुजरात गवर्नमेंट ने पैसा क्लेम किया है, हम्म। ये पत्र है। तो जब सस्ता कोल मार्केट में मिल रहा था, अडानी जी ने बाहर से महंगा कोल क्यों खरीदा? इसका मतलब वो वही किया जो पहले किया था उन्होंने, जो सेबी के पास रिपोर्ट भेजी थी डीआरआई ने कि पावर प्लांट इंपोर्ट करके करीब करीब 1,500 करोड़ रुपए इन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है बाहर। और वो हम्म। पेमेंट जिस कंपनी को किया यूएई के, उस कंपनी ने मॉरिशियस की एक कंपनी को पेमेंट किया 1,500 करोड़ रुपए, वो इनके भाई की है और उन्होंने फिर इनके कंपनी में निवेश किया। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है तो क्या है? हम्म। लेकिन वहां कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि
टॉमी चाचा है, टॉमी भैया है, टॉमी पूछ हिलाने लगता है। सर अभी विपक्ष के किसी नेता की बात सामने इस तरीके की खुलती तो तमाम अरे जांचें बाप बैठ रे बाप, जाती। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे! ये कभी कर्नाटक में कहीं होता ऐसा, एक आध मंत्री ने पेमेंट किया हुआ, तो अभी पूरा बीजेपी, पूरा गोदी मीडिया बिल्कुल। इस्तीफा मांगता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की क्लास लेता और बोलता कि बताइए आप क्या हो रहा है ये? देश की जनता के साथ धोखाधड़ी, टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। जम्मू कश्मीर में किसका पैसा जाता है? ये बीजेपी वाले क्या अपनी जमीन जायदाद बेच-बेच के पैसे दे रहे हैं क्या? ये बिल्कुल हम सही लोगों का बात। टैक्स पेयर्स का हम्म पैसा है। हम्म और उससे दावतें उड़ाई जा रही हैं सर, और कोई पूछने और वाला नहीं है। ये कोई पत्र आरटीआई का नहीं है, एक बड़े अधिकारी ने लिखा हुआ पत्र है। जी। गुजरात कैडर का ही अधिकारी है वो। यस। हम्म इस पे मौन है सब। तो होना क्या चाहिए वैसे सर, आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होता, एक्शन क्या लिया जाता है? यदि मैं कम से कम मैं लिपापोती में मैं ये करता, सिन्हा साहब को ये बोल देना चाहिए था कि ये कैसा हुआ, हम्म मैं इसकी शहानिशा करूंगा, हम्म मतलब मैं एक्सेप्ट कर इसको लेना चेक चाहिए करूंगा। अगर गलती करी है, तो फिर हाँ, सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए हाँ, कि ये बता इस देना वजह से चाहिए हुआ है। कि इस वजह से, और यदि ये पेमेंट गया है, मैं हम्म इंक्वायरी ऑर्डर करूंगा। जिस अधिकारी ने आदेश दिया होगा, मेरे तक हम्म बात आई नहीं है, और ये पेमेंट हम कर देंगे। ये मेरा निजी हम्म कार्यक्रम था और हम पेमेंट कर रहे हैं उसको। हम उस कंपनी को बोल रहे हैं कि वो सरकार का पैसा वापस करे, हम्म लेकिन ये सब बंद है। उनको लगता है गोदी मीडिया उठाएगा नहीं, ये पत्र घूमता रहेगा, 2-4 दिन सोशल मीडिया पे बातें होगी, उसके बाद चुप रहेंगे, हम्म कुछ नहीं होगा। बताइए। अच्छा सर, अग्निवीर योजना पर आ जाते हैं। देश में अग्निवीर योजना को लेकर इतनी आवाजें उठ रही हैं। आज मैं आपसे कोई राजनीतिक सवाल नहीं करूंगी, कोई पॉलिटिकल शोशाबाजी नहीं, सीधा सवाल मेरा आपसे है सर, आपको क्या लगता है देश में अग्निवीर योजना रहनी चाहिए या नहीं नहीं, रहनी चाहिए, खत्म। या मैं फिर कुछ बदलाव करके रखनी चाहिए? पहले दिन से मैं इसके खिलाफ हूँ। देखिए, भारतीय सैन्य में हम सब इंसान हैं। जी। देश के लिए कोई मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है, अपने सीने पे गोलियां झेलता है, अपने सीने की ढाल बनाकर देश की सीमा की सुरक्षा करता है। वो जज्बा एक दिन में पैदा नहीं होता। वो जज्बा पैदा करने के लिए उस आदमी को ये पता है कि मैं मेरे देश के लिए शहीद हो रहा हूं। वो शहीद होने का जज्बा 6 महीने में नहीं होता। वो लगातार आपको ट्रेनिंग मिलती है, और आर्मी में तो लगातार अपग्रेड होता है। सारे अधिकारियों का अपग्रेडेशन होता है, जूनियर अधिकारियों का अपग्रेडेशन होता है, एनओसी जीओसी जो भी होते हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आते हैं, नए नए हथियार आते हैं। और जब उसे ये पता है कि मैं देश के लिए मेरी जान निछावर कर दूंगा, तो देश मेरे परिवार के लिए अपने आप को निछावर कर देगा। ये विश्वास है। सीने पे गोली झेलने वाला सैनिक कभी अपने परिवार की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि 143 करोड़ का देश मेरा परिवार है। मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरी पत्नी, इन्हें अकेला कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज क्या है, अग्निवीर में क्या है? चंद 1-2 करोड़ रुपए आप उसके मुंह पे मार के उसकी उसकी कीमत हो गई। 2 करोड़ में एक जान खरीद लिया आपने। उस 2 करोड़ में परिवार क्या करेगा? कम से कम कोई शहीद हुआ तो उसकी पेंशन तो चलती है। जिसको ये पता है कि मैं इस देश के, मेरी नौकरी पक्की है और मैं अभी कम से कम 16-17 साल लगातार मुझे फौज में रहना है। अब मेरी जिंदगी यहीं शुरू हुई थी और यहीं खत्म होगी। तो वो आश्वस्त होता है कि फौज से निकलने के बाद जब घर जाऊंगा, तो इस देश की जनता, जो मैंने देश की सेवा की है, उसके लिए लगातार मेरे साथ खड़ी रहेगी। ये बहुत ही कुत्सित मानसिकता से लाया हुआ एक कंसेप्ट है, और कई, मैं अकेले नहीं, कई फौजी भी इस कंसेप्ट के खिलाफ बोल चुके हैं
क्योंकि सरकार के पास उद्योगपतियों के कर्जे माफ करने के लिए जिगरा है, लेकिन इस देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वालों को पेंशन देने का जिगरा नहीं है। ये पेंशन रही स्कीम है। आप 4-4 महीने में लोग, कई अंधभक्त कहते हैं कि विदेशों में तो हर आदमी को जाना पड़ता है आर्मी में और हर आदमी को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। उनकी जनसंख्या देखिए, हमारी जनसंख्या देखिए। और जो बोलते हैं उनके बच्चे कितने गए हैं फौज में। मैं तो सैनिक स्कूल सातारा से आया हूँ। मैं जानता हूं कि मेरे स्कूल के कितने लोग शहीद हुए हैं। एक मेरा क्लासमेट जो 5वीं से लेके 12वीं तक 11वीं तक मेरे साथ डेस्क पे शेयर कर रहा था, प्रदीप ताथौड़े। मेजर प्रदीप ताथौड़े आज एक बूथ बन के, उसका स्टैचू बन के पुणे में एक गार्डन में खड़ा है। क्या कभी आपको लगता है कि आपने चंद पैसे दे दिए, उसकी पेंशन दे दी, तनख्वाह दे दी, तो क्या सरकार का दायित्व खत्म हो गया? समाज का दायित्व उसके परिवार के प्रति कुछ नहीं है। एक माँ ने बेटा खोया है, बहन ने भाई खोया है, किसी ने पति खोया है, बच्चों ने बाप खोया है। वो रिक्त स्थान कोई नहीं भर सकता। वो शहादत बहुत बड़ी शहादत होती। बिल्कुल ठीक बात है हमारे सर। नेता जरा बीमार पड़ गए तो एम्स में स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ करोड़ों रुपए खर्चा होता है उनपे। और मेरा अग्निवीर ऐसे ही गोली खा के वापस आ जाएगा। तो सर देश में जम्मू कश्मीर में सर इतनी आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। केस जो सामने आया उसमें शर्मनाक बात यह है कि शहादत जनवरी में हुई, अभी तक उसको कंपेंसेशन जो देना वो नहीं दिया। इंश्योरेंस कंपनियों का पैसा ही आप कंपेंसेशन में जोड़ रहे हो। शर्म नहीं आती है? इंश्योरेंस और कंपेंसेशन अलग अलग नहीं होता। हमने शहीद का सम्मान देकर उसकी अंत्येष्टि करी, क्या शहीद का दर्जा दिया है? सवाल यह है। बिल्कुल सही बात है। फिर से सवाल यह है कि शहीद का दर्जा दिया है? नहीं। क्या आपको पता है पुलवामा में जो लोग मारे गए 45 लोग, उनको भी शहीद का दर्जा नहीं है? कितने देशवासियों को पता है? अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए या सत्ता में बना रहने के लिए आप कीड़े मकोड़े जैसे लोगों को मरवा देते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का नहीं है। आजादी के पहले यदि हमारे तब के बुजुर्गों को पता होता कि आने वाली पीढ़ियां इतनी घटिया और निम्न स्तर की होगी तो शायद वो अंग्रेज से आजादी भी नहीं लेती। तो सर क्या मंशा है इसके पीछे? क्योंकि ये जो विरोध का स्वर है ये तो पहले दिन से उठ रहा है, तमाम आवाजें उठ रही हैं। हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं सर, लेकिन बोलते नहीं है कुछ। अड़ियलपन यदि मैंने बोल दिया ना तो वही होगा। अच्छा। मैं मणिपुर जाना चाहूंगा लेकिन आपने बोला जाओ तो अब नहीं जाऊंगा। किसानों के 3 कानून, किसान 700 में मर गए तो नहीं खत्म करूंगा, क्योंकि मैंने तय कर लिया है। जब इंसान भगवान बन जाता है तो उससे फिर इंसानियत की अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। और जो देवत्व प्राप्त होता है, जो देवत्व प्राप्त करवा लेता है, वो वास्तविकता में शैतान होता है, भगवान नहीं। ये हमारा दर्शन हमको बताता है, हमारे धर्म हुआ यही है। वर्तमान नेतृत्व अपने आप को भगवान समझने लगा, यहां तक कि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया तो मैं अजन्मा हूं, मैं तो सीधा भगवान ने भेजा है मुझे, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। सर अब तो सर एक शहीद की मां ने भी बोल दिया है, शहीद अंशुमन सिंह की मां मंजू सिंह ने बात बोल दी है कि नहीं होना चाहिए अग्निवीर। आज अंशुमन ने बोला, इसके पहले शहीद हुए कई लोगों ने बोला। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मामला राहुल गांधी ने उठाया इसलिए सब चर्चा का विषय बना। इसके पहले तमाम अग्निवीर शहीद हुए, सब लोगों ने कहा।
इतना अड़ियलपना किस बात का? आप देश चलाने के लिए बैठे हैं, देश के लोगों के हित की बात तो सोचेंगे ना। इसके लिए भी देश योजनाएं जिम्मेदार तो हित के लिए लेकर आते हैं। है। इसके लिए देश जिम्मेदार है। जब किसी को आप आपको क्या लगता है ये योजना 300 हटाएंगे, पार का इससे बहुत पाँव पीछे 300 करेंगे, नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, अभी ये भी नहीं मैं पूछ करेंगे, रही ये हूँ। नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसके लिए सरकार ही बदलनी होगी। सर, ये गले का हड्डी तो बनता जा रहा है। राहुल गांधी इस पर बहुत पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं। इनको रायबरेली में किसी भी का फर्क नहीं मुलाकात पड़ता। करके आए। आप तो 4 शहीद, एक शहीद भी जाता है इस देश का तो मैं सोचता हूं इससे बड़ी हानि देश की नहीं। लेकिन प्रज्ञा हम्म। जी, क्या आपने देखा कि हजारों लोग मौत के घाट चल गए हैं मणिपुर में? हम्म। जो इंसान मणिपुर को अभी भी जलने दे रहा है और मणिपुर नहीं जा रहा है अपनी जिद के चलते, उसके लिए अग्निवीर और ये बाकी योजनाएं कुछ भी नहीं उसके सामने। हम्म। ये बहुत बड़ा विषय है, बिल्कुल। बहुत बड़ा विषय है। सर, यूपी के कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उनकी भी बात कर ही लेते हैं सर, बड़े वायरल हैं आज। उन्होंने बोला कि चीनी महंगी नहीं है, माफ कीजिएगा, दाल महंगी नहीं है, दाल 100 रुपए के नीचे ही है, 100 रुपए के ऊपर नहीं है। पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, फिर भी मंत्री जी मुस्कुराते ही जा रहे हैं। तो अब लोग पूछ रहे हैं कहाँ से दाल आपने खरीदी? तो ये समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी के नेताओं को ग्राउंड रियलिटी से कोई मतलब नहीं है क्या, कि असल में क्या सवाल है? ही नहीं कभी उठता। इन्होंने किराने के स्टोर में जाकर पता नहीं किया होगा क्या कि कितने की दाल मिल रही है? बच्चा बच्चा जानता है सर। 8,000 रुपए प्लेट का डिनर करने वाले ये लोग 500 रुपए किलो की दाल को भी सस्ती कह सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा, राहुल गांधी ने पदयात्रा करने के बाद राहुल गांधी को दर्द दिखा। बड़े बड़े 2 एकड़ के बंगले से एसी कार में बैठ के मल्टी स्टोरी मंत्रालय में घुसने वालों को क्या मतलब है? हमारे कृषि मंत्री को यह भी पता है कि मूंगफली होती कहाँ है, जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे? ये वही ये कृषि जिसको मंत्री पता हैं जो नहीं। अपनी विधानसभा हार गए थे। हाँ, तो पहले मंत्री पद भी किसी आदमी को सोच समझ के दिया जाता था। आजकल बताओ, जिनके ऊपर ढेरों सारे क्रिमिनल केसेस है, वो गृह राज्य मंत्री बना था आप ही पिछले टेन्योर में, आप ही के प्रदेश से था, टेनी जी। महाराज, बताओ। लेकिन इनको, बीजेपी वालों को लगता है क्या कि जो मैंने कह दिया वही सही है, मेरा वचन ही है शासन? मतलब मंत्री जी जैसे मुस्कुरा रहे हाँ, थे, अभी भी वो तस्वीर मेरे सामने आ रही है कि उनको कोई ये फर्क नहीं पड़ता। सब पत्रकार पूछते जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, बोलते नरेंद्र रहिए। नरेंद्र मोदी की फोटोकॉपी है। सब मोदी जी को कॉपी कर रहे हैं। मोदी जी मानते हैं कि किसी पत्रकार की बात को? वो बेचारा अमीश देवगन, क्या गलत सवाल पूछा था उसने हम्म। कि सर आपने कहा था कि यदि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मंदिर पे ताले लग जाएंगे। कब कहा था मैंने? मेरे मुंह में शब्द मुख दिए, डांट दिया उसको। तो मोदी जी आज जो कहते हैं उससे कल नहीं मानते। अपने कहे हुए वक्तव्य को ही जो आदमी नहीं मानता और सबसे बोल देता है, झूठ बोल देता है कि मैंने कहा ही नहीं था कभी, तो ऐसे स्थिति में आप क्या कहोगे? वहां कुछ बचता थोड़ी है कहने के लिए प्रज्ञा जी। यहाँ तो सिर्फ वन वे ट्रैफिक है। वो मन की बात कहेंगे, हम सबको सुनना है। मन की बात जन सुनेगा, जन की बात ना कोई करेगा, ना कोई कर सकता है। और जनता ने करा तो फिर वो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, चाइना से पैसा लिया हुआ है, देशद्रोही है, धर्मद्रोही है। मोदी जी को सवाल पूछते हो आप, साक्षात विष्णु के अवतार। और ये मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये लोग वही खुद ही कह रहे हैं, हम्म। ये जितने मैं लगा रहा हूं, हम्म। ये सारा उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा
सर इधर एक सवाल और भी है कि बीजेपी की मीडिया, तमाम गोदी मीडिया हम देख रहे हैं राहुल गांधी की जो मणिपुर यात्रा है, असम गए बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए, उसको नौटंकी बता रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता भी इसको ड्रामा बता रहे हैं। आप राहुल गांधी की इन यात्राओं को कैसे देख रहे हैं, इसका विश्लेषण क्या करेंगे अशोक वानखेड़े सर? देखिए, जब धुआं निकल रहा हो गोदी मीडिया से तो समझ लेना आग लगी हुई है। और वो आग क्यों लगी है? क्योंकि राहुल के एक्सेप्टेंस को और राहुल के लगातार दौरों को ये पचा नहीं पा रहे। ये जलन है। ये जलन है कि राहुल गांधी को 11 लाख लोग देखते हैं और 58,000 लोग मोदी जी को देखते हैं। ये जलन है। जलन है कि मोदी जी को कब का जाना था मणिपुर, राहुल जी तीसरा राउंड मारा है। ये जलन है। राहुल गुजरात जाते हैं तो गुजरात के सारे अखबार राहुल के रिपोर्टिंग से पट जाते हैं। ये जलन है। और जब ये जलन होती है तो धुआं तो निकलेगा, और वो धुआं इसी रूप में निकलता है कि नौटंकी है। क्योंकि जिन्होंने दिन रात नौटंकी की ही साथ दी हो, नौटंकी बाजों के बीच में और नटों के बीच में ही रहे हो, उसे हर चीज नौटंकी दिखती है। क्योंकि जिनकी वो भटेती करते हैं, जिनके वो चरण धो के पीते हैं, वो लोग नौटंकी विधा के प्रिंसिपल माने जाते हैं। और वही नौटंकी गोदी मीडिया करता है। और आगे इन्हें कुछ भी कोई करे तो उसमें नौटंकी दिखती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।